आज के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम वास्तविक संख्या के विषय में अध्ययन कर रहे थे। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो एक बार हम जल्दी से देखेंगे कि परिमेय संख्या में कौन कौन से संख्या आते हैं और अपरिमेय संख्या में कौन कौन से संख्या आते हैं। किस तरह के संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं और किस तरह के संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। हम ऑलरेडी जान चुके हैं परिमेय संख्या का परिभाषा। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जो संख्या आती हैं, हमने देखा प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के अनंत तक। इसी तरह से दूसरा पूर्ण संख्या, होल नंबर, ये 0 से लेकर के अनंत तक। तीसरा पूर्णांक, इन्हें हम संख्या रेखा में दिखाते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक ये अनंत तक, धनात्मक पूर्णांक ये भी अनंत तक जाएगा, और 0 इसको हम एक साथ पूर्णांक कहते हैं। और फिर चौथा प्रकार का जो संख्या है परिमेय संख्या के अंतर्गत आने वाला, वो है दशमलव प्रसार के विषय में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो दशमलव प्रसार को हम दो भागों में बांटते हैं, तो शांत दशमलव प्रसार और असंत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। वैसा दशमलव प्रसार जिसमें जब हम कोई संख्या को दूसरे संख्या से विभाजित करते हैं तो उसमें कुछ संख्या को भाग देने के बाद या तो पॉइंट के बाद में 0 मिल जाए, ऐसा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5, जो कि पॉइंट के बाद एक अंक के बाद 0 आया तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। और फिर दूसरा असंत दशमलव प्रसार को फिर दो भागों में बांटा गया है। असंत दशमलव प्रसार दो भाग में, और उसमें से एक असंत आवर्ती दशमलव प्रसार, असंत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। असंत आवर्ती दशमलव प्रसार में हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे 10 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.333, ये आता रहेगा, इसका अंत नहीं होगा। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार असंत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है, क्योंकि असंत है, इसका अंत नहीं है, और साथ ही ये आवर्ती है, इसका रिपीट हो रहा है, दोहराव हो रहा है। तो यह है परिमेय संख्या। और एक चीज हम लोग देख सकते हैं 22/7। मैं इसलिए ये लिख रहा हूं क्योंकि पाई का मान हम लोग बैठाते हैं 22/7। तो ये 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या का शर्त को पूरा कर रहे हैं, दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन पाई को हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरी ओर अपरिमेय संख्या क्या है,
जिन्हें P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। तो इस भाग में किस प्रकार के संख्या आते हैं? सबसे पहला अपूर्ण वर्ग संख्या का रूट यदि हम करेंगे तो हमको मिलता है अपरिमेय संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या हम सब जानते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या वैसा संख्या है जो किसी संख्या को 2 बार गुना करने से मिला है। जैसे 1 × 1 1, 1 का 1, 2 × 2 तो प्राप्त हुआ 4। इसी तरह से 3 × 3 प्राप्त हुआ 9, 4 × 4 4 चौके 16, 5 × 5 5 बच्चे 25। तो इधर जो संख्या मिल रहा है इसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। इसको हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, जो किसी संख्या को 2 बार गुना करने से प्राप्त हुआ है। 1 को 2 बार गुना किए तो हमको 1 मिला, 2 को 2 बार गुना किए तो हमको 4 मिला, 3 को 2 बार उसी संख्या से 3 × 3 किए तो 9 मिला। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग है ये, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। इसको छोड़ करके बाकी जो संख्या है उसी को हम बोलेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या। तो अपूर्ण वर्ग संख्या में क्या क्या आएगा? जैसे √3, √5, √7, √10, √11, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। और दूसरा दशमलव प्रसार के बारे में हम देख रहे थे। शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये आता है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, जिसको हम अंत रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार का अंत नहीं है, वो पॉइंट के बाद में वो आते रहेगा अनंत तक। ऐसी संख्याओं को यदि लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखते हैं 0.01 001 0001 0001 00001, इस तरह से ये अनंत तक आता रहेगा। इसमें कोई संख्या जैसे 01 है, ये 01 फिर से रिपीट नहीं होगा, या तो 1 1 1 करके नहीं, लेकिन ये अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है और इसका अनंत तक है, और इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, और इसको हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या है। तीसरा जो है वो है पाई। तो इतनी संख्याएं, इतना जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या में है, ये है परिमेय संख्या, और इसी के विषय में हमको सिलेबस में पढ़ना है। तो इसको आप एक बार देख सकते हैं, और इसी से रिलेटेड हम फिर प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 हम इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं। इस बेसिस पर हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। आइए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न। जितना भी बेसिक था हमने ऑलरेडी देखा, अब उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। पहला नंबर का, कौन सा कथन सत्य है असत्य है वो हमें बताना है। और इसमें 3 क्वेश्चन है पहला नंबर में। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य है हमें बताना है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का, एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय।
यहाँ लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितना भी अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होता है। तो ये कथन सत्य है, तो इसको हम लिखेंगे सत्य। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्रकृत संख्या है। संख्या रेखा में जितना भी पॉइंट है, संख्या रेखा में जब हम लोग दर्शाते हैं तो उसका जो बिंदु है, जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह से इधर -1 -2 ये आता है। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्रकृत संख्या है। अगर हम यहाँ संख्याओं को अगर हम देखेंगे तो क्या प्रत्येक संख्या √m के रूप का है और जहां m एक प्रकृत संख्या है? तो ये तो नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम √4 लिखें तो √4 का जो वर्गमूल है, रूट है, वो 2 है जो हमको यहाँ पे मिला। इसी तरह से √1 का वर्गमूल 1 और यहाँ पे 3 जो हम देखेंगे तो वो √9 का ये 3 है। इसी तरह से यहाँ √16 का ये 4 है और यहाँ ये 1 4 9 16 ये एक प्रकृत संख्या है। लेकिन जब हम माइनस की ओर आते हैं, माइनस की ओर जब हम आते हैं तो वो √m के रूप का वो नहीं होता है। किसी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं उसमें हमको -2 मिलता है, ऐसा नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा। ये असत्य हुआ। और तीसरा नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब जितना भी वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। जितना वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय। तो क्या कह रहा है कथन में, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जितना भी वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय है, इसका मतलब परिमेय नहीं है। तो ये भी असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जब हम संख्या रेखा में पूर्णांकों को दर्शाते हैं तो 0 और इधर जो होता है 0 के दाहिनी ओर यह है धनात्मक पूर्णांक और इधर है ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्वेश्चन में लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसका यदि हम वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें हमने एक चीज देखा था कि अपरिमेय संख्या किस प्रकार के संख्या होते हैं। जब हम अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या का रूट लिखते हैं, अपूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल लिखते हैं तो वो संख्या अपरिमेय होते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, जो किसी संख्या को खुद से 2 बार गुना करने से नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 को आप देखें, क्या कोई ऐसा संख्या है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके 3 ला सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऐसा कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। इसी तरह से √7, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी तो नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें 16,
16 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो ये तो 4 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। यहां लिखा था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जैसे 4 का वर्गमूल। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल बराबर 2, जो एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक जानना होगा, तो बेसिक पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है बेसिक में? समकोण त्रिभुज। क्या आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC हम इसका नाम रखते हैं। एक कोण 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज का नाम हो जाता है समकोण त्रिभुज। तो आगे क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस अपना प्रमेय में क्या बताए? कोई भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज उसने लिया और समकोण त्रिभुज में उसने इसका नाम रखा, जो ऊर्ध्वाधर भुजा है उसका नाम उसने लंब रखा, और जो हॉरिजॉन्टल भुजा है, हॉरिजॉन्टल में है, उसका नाम उसने रखा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। और ये सही है, जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री में जो ऊर्ध्वाधर भुजा है वो लंब, और जो क्षैतिज रेखा पर है, क्षैतिज लाइन में है, वो आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। जब हम लंब का स्क्वायर करते हैं, आधार का स्क्वायर करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो वो कर्ण का स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। और इसको जब हम लोग जानेंगे तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इससे पहले का जो बेसिक है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और जिसमें हमने देखा लंब और आधार को, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है। और साथ ही हमने पाइथागोरस प्रमेय देखा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी बेसिस पर हम इस मैथ को बनाएंगे। √5 को हमें संख्या रेखा पर
दर्शाना है। इसमें हम क्या करेंगे, वास्तव में एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे संख्या रेखा पर, और उसी के मदद से हम √5 को संख्या रेखा पर दिखा देंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है, उसको आप मान लीजिए कर्ण बराबर √5, ठीक है। और लंब या आधार में से किसी एक को 1 मान लीजिए, लंब बराबर 1 इकाई ले लेते हैं, इसको √5 इकाई ले लेते हैं, यूनिट। तो यदि हम यहाँ समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, उसके लिए आधार हमको चाहिए, तो आधार बराबर यहाँ नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सबसे पहले आधार पता करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही था। अब कर्ण के स्थान पे √5 आप रखिए, √5 का स्क्वायर, लंब के स्थान पे 1 का स्क्वायर, और ये आधार स्क्वायर। यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 का 1 प्लस आधार स्क्वायर, ये 5 + 1 इधर आएगा -1, इधर है आधार स्क्वायर, 5 से 1 घटाइए 4 बराबर आधार स्क्वायर। यहाँ 4, ये स्क्वायर बराबर चिन्ह से इधर जब आता है तो वो रूट में बदल जाता है, इसको हम रूट के रूप में लिखते हैं, तो √4 बराबर आधार। तो यहीं से फिर हम लिख सकते हैं आधार बराबर √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, किसको 2 बार गुना करने से 4 आता है, 2 को, तो 2 इकाई। तो यहाँ हम 2 चीज पता कर लिए, यदि हम लंब को 1 इकाई रख रहे हैं तो आधार कितना आ रहा है, 2 इकाई। अब उसी के द्वारा से हम जब लंब को 1 इकाई लेते हैं, आधार को 2 इकाई लेते हैं, तो कर्ण कितना मिल जाता है, √5 इकाई। अब आप क्या कीजिएगा, एक संख्या रेखा खींचिए, और इसमें जो पॉइंट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 इकाई 2 सेंटीमीटर आप स्केल में ले सकते हैं, 2 इकाई, तो यहाँ 2 इकाई हम ले लिए। अब फिर इस पॉइंट पे हमको 90 डिग्री बनाना है, तो आप कंपास के मदद से आप बना सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, या तो जो भी आपके पास चांद है उसके मदद से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, जो कि कितना इकाई का होना चाहिए, 1 इकाई का। तो यहाँ 1 इकाई का हम 90 डिग्री बनाते हुए एक भुजा खींचे। अब जब इधर 2 इकाई है, इधर 1 इकाई है, इधर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इधर 1 सेंटीमीटर लीजिए, और यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये कर्ण है, 90 के सामने जो होता है वो कर्ण, तो कर्ण कितना है, √5 है, वो तो √5 ही आएगा। 1 और 2 को अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में लागू करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है कर्ण √5। इसका कोई नाम आप रख सकते हैं, यहाँ A रखे, यहाँ पे B रखे। अब कंपास के सहायता से आप यहाँ नुकीला वाला पार्ट को रखिए, और यहाँ पेंसिल वाला पार्ट को यहाँ रखिए,
और फिर इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये एक वृत्त बनेगा। इस तरह से अगर हम घुमाएंगे तो ये ओ सेंटर का काम करेगा, और यहाँ से जब हम राउंड करेंगे तो ये जो √5 आपको दिख रहा है, चाहे तो ये कर्ण है इस ट्रायंगल के लिए, इस त्रिभुज के लिए, तो ये यहाँ त्रिज्या का काम कर रहा है। और एक ही वृत्त का त्रिज्या तो बराबर लेंथ का ही होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जितना है, यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा, तो ये भी √5 होगा। तो पूरा राउंडिंग ना करके आप सिर्फ इतना भी दिखा सकते हैं, और यही जो पॉइंट है यही दिखाएगा √5 को संख्या रेखा पर। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, संख्या रेखा पर जिस अपरिमेय संख्या को दिखाने के लिए कहेगा उसी को आप मान लेंगे कर्ण। लंब और आधार में से किसी एक को, यहाँ पे मैं लंब को 1 इकाई माना, आप आधार को भी 1 इकाई ले सकते हैं, तो मैं लंब को 1 इकाई माना। अब हम पता करना चाह रहे हैं कि आधार कितना होगा। आधार कितना होगा कि हम यदि लंब को 1 लेते हैं तो आधार कितना लेना पड़ेगा कि हमको √5 मिल जाए। इसी के लिए ही मैं ये किया हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पे √5, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसमें स्क्वायर लगेगा। लंब 1 इकाई हम माने थे, तो 1 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट और स्क्वायर का कैंसल, 5 आया, फिर 1 का स्क्वायर 1 का 1 प्लस आधार स्क्वायर, 1 को इधर लेकर के आए, 5 से घटाएंगे तो 4, फिर इधर आधार स्क्वायर, आधार को इधर रहने दिए, स्क्वायर इधर आएगा बराबर चिन्ह से इस पार, तो ये रूट लगेगा। 4 का वर्गमूल 2 इकाई, तो आधार हमको पता चल गया। आधार और लंब पता चला। लंब 1 इकाई ले रहे हैं तो आधार 2 इकाई लेना पड़ेगा, और इसलिए हम यहाँ से 2 इकाई ले लिए आधार, और लंब 1 इकाई लिए, लेकिन यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए, और फिर इसको हम मिला दिए। तो जो हम मिलाएंगे ये पॉइंट को तो वो मिलेगा कर्ण, और यहाँ से कंपास के मदद से हम इसको राउंड कर देंगे, एक सर्किल बनेगा, क्योंकि एक ही सर्किल का जो त्रिज्या होता है वो बराबर लेंथ का होगा। तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या, तो ये √5 है तो ये भी √5 होगा। तो यही पॉइंट जो है संख्या रेखा में √5 को बताएगा।